अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे पाइथन लैंग्वेज को। माई सेल्फ दुसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशन। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। पाइथन लैंग्वेज हम डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले हमने उसके काफी सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्कस किए हैं। आज हम बात करेंगे उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उसके अंदर जो लूप्स इस्तेमाल होते हैं, उसकी फाइल हैंडलिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें आज के सेशन में डिस्कस होंगी। तो एंड तक इस सेशन को जरूर देखिएगा। लीजिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन स्टेटमेंट्स इन एवरी लैंग्वेज, दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। बट यहां पर आपने इफ एल्स स्टेटमेंट तो सुनी होगी सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह के अंदर। बट यहां पर एक और चीज ऐड होती है, इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट। अब इसमें फर्क क्या है? बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। अगर आप किसी स्टेटमेंट के अंदर एक कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उस एक कंडीशन को हम उस तरह के स्टेटमेंट को इफ स्टेटमेंट कहते हैं। अगर आप उसमें फर्दर कंडीशंस अप्लाई करते हैं, कंडीशन 2, 3, 4, जितनी भी फर्दर कंडीशंस आप अप्लाई करेंगे वो इफ कंडीशंस कहलाएंगी, इफ की स्टेटमेंट के साथ आएंगी। जैसे कि आपने कंडीशन 1 लगाई, वो इफ के साथ जो है वो लिखी जाएगी। देन अगर आप उसमें सेकंड कंडीशन लगाते हैं, दैट विल बी रिटन विद द एलिफ, एंड देन थर्ड कंडीशन विल आल्सो रिटन विद द एलिफ, और लास्ट पर जो है वो एल्स स्टेटमेंट आएगी, जो इन सभी कंडीशंस के ब्लॉक होने की सूरत में एग्जीक्यूट होगी। यानी कि इफ कंडीशन में पहली कंडीशन होगी, अगर वो फॉल्स होती है तो सेकंड ब्लॉक एलिफ की तरफ चल जाएंगे, वो फॉल्स होती है थर्ड की तरफ, और टिल द एंड तक चलेंगे। और जब सारी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएंगी, लास्ट में फिर जो है वो एल्स वाला जो ब्लॉक है वो एक्टिवेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर एज 18 है, सिंपल इफ स्टेटमेंट की पहले बात करें कि अगर एज की वैल्यू, एज एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू जो वो 18 है, तो हम उसका रिजल्ट क्या निकालेंगे, वो एक एडल्ट कॉल होगा। अब हम बात कर रहे थे इफ एल्स स्टेटमेंट। ये अब सिंगल कंडीशन थी कि एज इज इक्वल और ग्रेटर देन 18, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एडल्ट। अब हम बात कर लेते हैं इफ एल्स की। अब हम इफ कंडीशन लगा दी कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो हम उसका रिजल्ट क्या लेंगे, एडल्ट। एल्स हम उसको क्या रिजल्ट लेंगे, माइनर। अब ये होगी स्टेटमेंट इफ एंड एल्स, सिंगल कंडीशंस के साथ जो हमने यहां पर बात की थी। बट अगर हम मल्टीपल कंडीशंस लगाते हैं, जो देखिए जी स्कोर है 85 हमारे पास बेस वैल्यू, फर्स्ट कंडीशन लगा रहे हैं इफ के साथ, स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ग्रेड ए। अब ये फर्स्ट कंडीशन के बाद हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करने लगे हैं, एलिफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ग्रेड बी। ये सेकंड कंडीशन एलिफ के साथ। फिर थर्ड कंडीशन हमने लगाई, एलिफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, दैट इज सी। अब देखिए कंडीशन 1 विद इफ, सेकंड विद एलिफ, थर्ड विद एलिफ, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, देन वी हैव द एल्स स्टेटमेंट दैट विल गिव अस द ग्रेड इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट जो है वो पाइथन के सिंटैक्स में एग्जीक्यूट होती है। ओके, देन हमारे पास आ जाते हैं जी लूप्स। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर लूप को। लूप एक ऐसी स्टेटमेंट है जो अपने आप को इटरेट करवाता रहता है टिल देन इट गेट अ स्पेसिफिक रिजल्ट, उसको हम लूप कहते हैं। अब लूप के अंदर मल्टीपल जो फैक्टर्स ऐड होते हैं, जैसे कि अगर आप एक लिस्ट में ही इसको इटरेट करवाते, जैसे कि यहाँ पे जो फ्रूट की एक लिस्ट है, आप एक उसको फ्रूट देते हैं तो वो इस पूरी लिस्ट में उसको इटरेट करवाएगा। अब इसकी आप रेंज भी सेट कर सकते हैं कि आप कितनी टाइम्स चाहते हैं कि वो लूप अपने आप को एग्जीक्यूट करवाए, तो आप उसकी यहां से रेंज भी सेट कर सकते हैं। और इस तरह आप डिक्शनरी में भी इसको लेके जा सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक की का जो आंसर है वो जब तक आपको ना मिल जाए, आप तब तक उसको जो वो इटरेट करवा सकते हैं। रेंज सेट करने के लिए आप जो फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज रेंज, और आगे उसके ब्रैकेट है। ब्रैकेट के अंदर आप नंबर ऑफ टर्न्स लिखेंगे जितनी बार आप उस लूप को इटरेट करवाना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी व्हाइल लूप। व्हाइल लूप जो है वो ऐसा लूप है, ये इवेंचुअली कंडीशन फॉल्स होने तक अपने आप को इटरेट करवाता रहेगा। यानी कि वहां पर तो हमने देखा है कि ट्रू कंडीशंस हो तो वो लूप अपने आप को चलाता रहेगा, बट जो व्हाइल लूप है ये तब तक चलता रहेगा जब तक इवेंचुअली ये लास्ट फॉल्स कंडीशन को भी एग्जीक्यूट ना करवा दे। जब तक फॉल्स कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये लूप जो है वो कंटिन्यू रखेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमने काउंट टू 5 करना है, तो हमने 0 से स्टार्ट लिया और काउंट कहां तक लेके जाना है, 5 तक, और उसके साथ हमने एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया कि हर बार कितने ऐड करने हैं, 1 ऐड करने। तो ये अपने आप को इटरेट करवाएगा। देखिए 0 में प्लस ऐड करेगा 1, फिर 1 ऐड करेगा 2, फिर ऐड करेगा 3, फिर ऐड करेगा 4, फिर ऐड करेगा 5, और 5 के बाद जब जाएगा तो अब देखिए कि ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी।
तो वाइल लूप जब तक कंडीशन इवेंचुअली फॉल्स नहीं होती तब तक वो अपने आप को रोकेगा नहीं, तब तक वो इटरेट करवाता रहेगा और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी वो वहीं पर ब्रेक कर जाएगा। अब यहां पर जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वाइल लूप लगाते वक्त, उसमें ये होती है कि आप फॉर एग्जांपल एक लूप ये काउंटर वाला ही लगाने जा रहे हैं, तो अमूमन यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो उसका जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है या वो स्पेसिफिक फंक्शन अप्लाई करना भूल जाते हैं जिसने एक्चुअली नेक्स्ट वैल्यू देनी होती है। जैसे कि यहां पर आप देखें, यहां पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब वो अप्लाई नहीं किया गया तो ये सिंटैक्स एरर दे देगा और ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आ जाते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। वो स्टेटमेंट जो लूप को कंट्रोल करती है कि कब लूप की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवानी है और कब लूप की एग्जीक्यूशन को ब्रेक करना है। जैसे उसमें सबसे पहले आ जाता है जी ब्रेक स्टेटमेंट। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है कि जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आएगी लूप फौरी एग्जिट कर जाएगा लाइक दिस, कि आप यहां पर इसको ऑपरेट करवा रहे हैं i=5 तक, जैसे i=5 उसके बाद ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, लूप फौरन जो वो टर्मिनेट हो जाएगा। सेकंड है जी कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, स्किप रेस्ट ऑफ द करंट इटरेशन, कि जहां पर ये स्किप कंटिन्यू स्टेटमेंट इस्तेमाल होगी तो वो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो इटरेशन होगी उसको स्किप कर देगा और रिमेनिंग वैल्यू उसको जो है वो कंटिन्यू रखेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पास स्टेटमेंट। पास जो वो कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ प्लेस होल्डर जो पोजीशन है उसको मेंटेन रखेगा और इन तीन जो स्टेटमेंट्स हैं इसके जरिए आप लूप को कंट्रोल कर सकते हैं या आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक स्टेज को स्किप करना है या उसकी जो प्लेस वैल्यू है उसको सस्टेन रखते हुए लूप को चलाना है, तो इन स्टेटमेंट्स की मदद से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है जी फंक्शन। फंक्शन क्या है जी? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो एक स्पेसिफिक टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए बनाया जाता है, किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए बनाया जाता है, उसको हम फंक्शन कहते हैं। इसके अंदर मल्टीपल कोड्स भी हो सकते हैं और एक सिंगल कोड स्टेटमेंट भी हो सकती है, लेकिन फंक्शन का मकसद किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना होता है और इस फंक्शन बनाने का मकसद यही होता है कि वो स्पेसिफिक टास्क अगर अचीव हो जाता है तो वो ब्लॉक जो है वो बार बार रीयूज हो सके। हम उस ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स अदर प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? फंक्शन अंडरस्कोर आगे उसका नेम और जो भी उसके पैरामीटर्स होंगे वो हम लिखेंगे, तो इस तरह से आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और इस फंक्शन को आप मल्टीपल टाइम जो है यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट जो होती है ये असल में आपको आउटपुट वैल्यू देती है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड, यानी कि जैसे कोई फंक्शन या कोड कंप्लीट होता है तो अपनी वैल्यू को रिटर्न करता है कॉलर को जिसने उसको कॉल किया होता है। तो इस रिटर्न वैल्यू जो है वो हमें असल में आउटपुट दे रही होती है उस एग्जीक्यूशन की। अब इसके रूल्स क्या? अगर कोई रिटर्न नहीं आती है तो मतलब यह कि फंक्शन रिटर्न नन को रिटर्न करेगा। ओनली रिटर्न वंस, कि जब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद वो सिर्फ एक बार रिटर्न वैल्यू को सेंड कर सकता है और मल्टीपल वैल्यू को, यानी कि जैसे ट्यूपल्स या लिस्ट की सूरत में एक ही रिटर्न में मल्टीपल वैल्यूज भी रिसीव की जा सकती है। यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं इसकी कि आपकी जो रिटर्न वैल्यू है वो असल में आपको आपका जो आउटपुट है उस स्पेसिफिक ब्लॉक कोड की वो प्रोवाइड कर रही होगी। उसके बाद आ जाते हैं जी स्कोप एंड नेम स्पेस। स्कोप क्या है जी? ये एक ऐसा रीजन या कोड होता है जहां पर आप किसी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि किसी पूरे कोड के अंदर वो प्लेस या वो लोकेशन जहां पे किसी वेरिएबल को एक्सेस किया जा सके, वेरिएबल की वैल्यू को एड्रेस किया जा सके, उसको हम स्कोप कहते हैं। अब ये जो स्कोप है ये बेसिकली ये चार तरह के होते हैं। सबसे पहले आ जाता है जी लोकल स्कोप। ये डिफाइन करता है इनसाइड द फंक्शन, अगर फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल एड्रेस हुआ हो तो वो लोकल स्कोप की मदद से एड्रेस होगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ये इनसाइड द फंक्शन, ये z=30, ये एक लोकल वेरिएबल है जो इनसाइड ऑफ द फंक्शन जो है वो प्लेस किया गया है। देन हमारे पास इंक्लोजिंग स्कोप है। इंक्लोजिंग जो है वो आउटर फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ये y=20 आप देख सकते हैं, ये आउटर फंक्शन के साथ जो वो यूज हुआ हुआ, तो इसको हम इंक्लोजिंग स्कोप कहते हैं। देन हमारे पास आ जाता है ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप जो है वो टॉप ऑफ द लेवल, तमाम लेवल से ऊपर, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है x=10, तो ये जो वेरिएबल जो तमाम लेवल से ऊपर लिखा जाए इसको हम ग्लोबल स्कोप कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है बिल्ट इन स्कोप। ये वो प्री डिफाइंड स्कोप्स होते हैं जो लैंग्वेज की लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी डिफाइन किए गए होते हैं, तो उसको हम बिल्ट इन स्कोप कहते हैं। तो ये चार तरह के स्कोप्स होते हैं जिसके जरिए आप पूरे
सिंटैक्स के अंदर कहीं पर भी वेरिएबल जो अवेलेबल हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं या उनको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये लैम्डा फंक्शन। ये एक स्पेशल फंक्शन है, ये भी बाकी फंक्शंस की तरह ही काम करता है, बट जब लैम्डा फंक्शन ऑपरेट होता है तो ये स्पेसिफिकली विद द कीवर्ड लैम्डा ऑपरेट होता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये लैम्डा फंक्शन ऑपरेट, नॉर्मल में आप देखेंगे नॉर्मल फंक्शन ऑपरेट हो रहा है ऐड ए कॉमा बी रिटर्न ए प्लस बी, लेकिन जब लैम्डा फंक्शन ऑपरेट होगा तो ये लैम्डा कीवर्ड इसके साथ ऑपरेट होगा। पहले वेरिएबल डिफाइन करेगा और देन उसका फंक्शन जो है वो डिफाइन होगा। तो इस तरह का जो स्पेशल फंक्शन है उसको लैम्डा फंक्शन कहते हैं। पहचान करने के लिए आपको कीवर्ड लैम्डा जो है वो सिंटैक्स में नजर आ जाएगा। ओके, जिसके बाद आ जाता है जी रिकर्जन। रिकर्जन एक ऐसा फंक्शन होता है जो अपने आप को बार बार कॉल करता है, अपने आप को बार बार रिपीट करता है, इसको रिकर्जन कहते हैं। अब रिकर्जन की दो टाइप्स होती हैं, एक बेस केस है, एक रिक्रूसिव केस है। बेस केस वो है कि जिसमें एक कंडीशन तक रिकर्जन होती है उसके बाद स्टॉप हो जाती है, जबकि रिक्रूसिव केस एक ऐसा केस है जिसमें रिकर्जन जो है वो मल्टीपल टाइम्स अपने आप को इटरेट करवाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 का फैक्टोरियल है। अब 5 का फैक्टोरियल है, जब आप इसको ऑपरेट करवाएंगे तो आप देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये 5 का फैक्टोरियल क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4, इसका आंसर आएगा देन 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3, 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2, 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 1। तो आप देखें कि ये एक ही स्टेप बार बार अपने आप को रिकॉल कर रहा है। तो इस तरह की रिकॉल जो होती है, इस तरह की जो एग्जीक्यूशन होती है उसको हम रिकर्जन और स्पेसिफिकली रिक्रूसिव केस कहते हैं, जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ जो कॉल है वो अगेन एंड अगेन होती है टिल देन कि वो सर्टेन कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए। ओके, नेक्स्ट आता है जी हमारे पास मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है, ये एक फाइल होती है जिसके अंदर पाइथन कोड होता है, यानी कि एक पूरे कोड की एक स्पेसिफिक फाइल जिसको आप इंपोर्ट कर सके किसी अदर फंक्शन के अंदर, किसी अदर प्रोजेक्ट के अंदर, वो पूरी की पूरी फाइल इंपोर्ट हो सके, उसको मॉड्यूल्स कहते हैं। और ये मॉड्यूल्स जो है वो उसके अंदर हर तरह का कोड मौजूद हो सकता है, और एक मॉड्यूल स्पेसिफिकली किसी एक टास्क को अटेन कर रहा होता है, किसी एक टास्क को एड्रेस कर रहा होता है, और आप उसको एज इट इज अदर प्रोजेक्ट्स या अदर फाइल्स के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे स्पेसिफिकली अगर बात करें, जैसे पाई की वैल्यू है तो मैथ पाई आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंपोर्ट टर्म। इंपोर्ट मैथ करके आप वो जो स्पेसिफिक मैथ पाई का एक अलग से कोड है, उस कोड को आपने इंपोर्ट कर लिया। इस तरह स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। अब इसके पीछे जो पूरी कोडिंग है वो सारे का सारा जो फाइल है, पूरा मॉड्यूल इसके अंदर आ गया। तो इस तरह आप एक पूरा का पूरा मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं अदर प्रोजेक्ट्स या अदर फाइल्स के अंदर, इनको मॉड्यूल्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है जो प्री डिफाइंड है, स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स है जो प्री डिफाइंड है पाइथन के अंदर, जैसे कि ये SYS है, ये सिस्टम फंक्शन का मॉड्यूल है, OS ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल है, मैथ जो मैथमेटिकल फंक्शंस है, रैंडम नंबर्स है, डेट एंड टाइम का फंक्शन है, RE जो है रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो ये प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स है जो ऑलरेडी पाइथन के अंदर जो है वो ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जिनको आप मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर एज इट इज बाय यूजिंग दीज कमांड आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस जो होती हैं उसके अंदर आप जो सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जब आप उनको कंबाइन कर देते हैं किसी एक लिस्ट के अंदर तो वो एक क्लास बन जाती है। जैसे अगर यहाँ पे हम स्पेसिफिक बात करें कि हम एक क्लास यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कार की, तो आप उसके अंदर जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप नोट करें वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू दिस क्लास होंगे। जैसे कि उसका सेल्फ है, उसका ब्रांड है, उसका मॉडल है या उसका ईयर है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो सिमिलर है इनको आपने अरेंज कर दिया और इसको डिफाइन कर दिया एक स्पेसिफिक क्लास के अंदर, एंड दिस क्लास कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बाय जो भी आपने उसकी डेफिनेशन यहाँ पे की होती है उस डेफिनेशन से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ स्पेशल मेथड्स हैं पाइथन के अंदर जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो, और स्पेशल मेथड की जो इंडिकेशन है वो डबल अंडरस्कोर है, यानी कि उसका स्टार्ट और एंड जो वो डबल अंडरस्कोर से होता है, और ये स्टार्टिंग और एंडिंग डबल अंडरस्कोर जो है ये स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करती है ऐसे प्रोजेक्ट को जो स्पेशल मेथड्स हैं, जिनको मैजिक मेथड्स भी कहा जाता है। जैसे कि ये कंस्ट्रक्टर, इंटीजर कंस्ट्रक्टर के लिए ये वाला मेथड इस्तेमाल किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह जो यूजर के लिए
ये स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन जो है वो str से होती है और डेवलपर्स के लिए ये REPR से होती है। तो ये कुछ स्पेशल मेथड्स हैं, मैजिक मेथड्स हैं जो मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं और ये प्री डिफाइंड ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाती है जी फाइल हैंडलिंग। अब यहां तक तो हम खुद से कोड हर स्टेप के लिए डेवलप कर चुके हैं। अब यहां पर अगर आपने कोई फाइल ओपन करवानी है कोड के अंदर, कोई फाइल ऑलरेडी किसी भी तरह की आपके पास मौजूद है और आप उसको कोड में इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करें ओपनिंग फाइल, कि फाइल को ओपन करना। आपने किसी स्पेसिफिक फाइल को कोड में इंक्लूड करना है, उसको ओपन करवाना है और उसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो उसके लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं पाइथन के अंदर, वो फाइल इक्वल टू ओपन, और अंदर फिर आप उसकी तरतीब क्या होगी, पहले आप फाइल का नाम लिखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क्स के इसके अंदर कॉमास के अंदर, फिर कॉमा लगा के उसका आगे मोड लिखेंगे, यानी पहले फाइल का नेम और उसके बाद मोड। अब मोड क्या है? मोड असल में डिफाइन करेगा कि आप उस फाइल के साथ करना क्या चाहते हैं। यानी कि आपने फाइल को ओपन कर लिया, फाइल का नाम लिख दिया, जब तक आप मोड नहीं लिखेंगे तब तक पाइथन उसको डिफाइन नहीं कर पाएगी कि आप उस फाइल के साथ करना क्या चाहते हैं। यहां पर प्री डिफाइंड मोड लिखे हुए, जैसे कि अगर यहां मोड में आप R लिख देते हैं, तो R का मतलब क्या होगा कि ये रीड ओनली फाइल है, और ये आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब ऑलरेडी को फाइल सिस्टम में मौजूद है और आप उसको सिर्फ रीड करवाना चाहते हैं यहां पर। तो आप यहां पे फाइल का नेम लिखेंगे और साथ उसका मोड लिखेंगे R। जैसा कि अगर आप यहां पर देखें कि कोई डाटा नाम की आपके पास फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, तो आप क्या लिखेंगे, विद ओपन, फाइल का नाम आ गया डाटा डॉट टेक्स्ट, और आगे आपने कॉमा के बाद क्या लिख दिया, R, कि आप इस फाइल को रीड करवाना चाहते हैं। यहां पर ये मोड डिफाइन करेगा कि उस फाइल के साथ क्या होगा। तो अगर आप R लिखते हैं, ये रीड ओनली के लिए इस्तेमाल होता है और इसके लिए फाइल का मौजूद होना जरूरी है। W जो है ये राइट ओनली के लिए है, और इसमें अगर आपके पास फाइल मौजूद नहीं भी है तो ये चूंकि राइट ओनली के लिए, तो ये नई फाइल भी क्रिएट कर सकता है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर सके। उसके बाद A है अपेंड करने के लिए, X जो है एक्सक्लूसिव क्रिएशन के लिए, R प्लस रीड एंड राइट के लिए, W प्लस रीड एंड राइट के लिए, A प्लस रीड एंड अपेंड के लिए। तो ये कुछ स्पेसिफिक मोड्स हैं जो डिफाइन करेंगे कि जिस फाइल को आप एड्रेस करने जा रहे हैं वो किस तरह से ओपन होगी। ओके जी, उसके बाद अब आ जाते हैं जी रीडिंग की तरफ। फाइल ओपन होगी, अब आपने फाइल को रीड करवाना है, तो यहां पर मल्टीपल मोड्स है, उसके मल्टीपल टाइप्स है जिससे आप फाइल रीड करवा सकते हैं। कि आपको पूरी फाइल रीड करनी है, लाइन बाय लाइन करनी है, कोई स्पेसिफिक पेज करना है, ये सारी एंट्रीज यहां पर मौजूद है। फॉर एग्जांपल आप पूरी फाइल को एज ए स्ट्रिंग रीड करना चाहते हैं, उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे रीड और आगे पैरेंथेसिस, यानी कि आप फाइल ओपन करेंगे और उसके बाद आप रीड पैरेंथेसिस लगाएंगे, विच मींस कि आप पूरी फाइल जो है उसको रीड करना चाह रहे हैं। और अगर आप रीड लाइन कोई एक लाइन एक टाइम पे पढ़ना चाहते हैं तो आप रीड लाइन पैरेंथेसिस जो है ये वाली टर्म जो है वो इस्तेमाल करेंगे। देन आपके पास आ जाती है मल्टीपल लाइंस लिस्ट की सूरत में, तो उसके लिए रीड लाइंस आ जाएगा। इटरेटिंग ओवर लाइंस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि एक लाइन को बार बार आप यूज करना चाह रहे हैं किसी पोजीशन पे, स्पेसिफिक पोजीशन पे, जैसे फाइल रीड 5 के 5th पेज या 5th लाइन जो है आप उसको भी एड्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह जो फाइल आपने ओपन करवाई है आप उस पूरी फाइल को भी रीड करवा सकते हैं और किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर भी उसको रीड करवा सकते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं जी राइटिंग के ऊपर। तो जिस तरह रीडिंग के लिए आपने स्पेसिफाई की थी चीजें, इस तरह राइटिंग के लिए भी आप स्ट्रिंग एक राइट करवा सकते हैं, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग राइट करवा सकते हैं, अपेंडिंग करवा सकते हैं, फाइल की एग्जिस्टेंस चेक कर सकते हैं कि जिस फाइल को आप ओपन करना चाह रहे हैं वो एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती। यहां पर ये समरी यही बातें जो हमने सारी कही है कि क्लोज करने के लिए, फाइल क्लोज करने के लिए, रीड करने के लिए, रीड लाइन, रीड लाइंस, ये सभी मोड्स यहां पर लिखे जिसकी मदद से आप फाइल को ओपन करवाने के बाद रीड या राइट करवाना चाहते हैं तो इन स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए आप उसको कोड के अंदर रीड या राइट करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी एक्सेप्शन के ऊपर। अब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो हमारे पास दो तरह के एरर्स आते हैं। एक एरर जो वो सिंटैक्स एरर होता है जो कि कोड को स्टार्ट ही नहीं होने देता, जो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ही नहीं होने देता। बट इसमें कुछ एक्सेप्शनल एरर भी होते हैं जो प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को रोकते हैं। एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन तो स्टार्ट हो जाती है बट ड्यूरिंग द प्रोग्राम जो उसकी नॉर्मल और स्मूथ एग्जीक्यूशन है वो नहीं हो पाती। तो इस तरह के एरर को हम जो है ना वो एक्सेप्शंस कहते हैं। और ये एक्सेप्शंस यहाँ पर कुछ एक एक्सेप्शंस का टेबल यहाँ पर मौजूद है, जैसे टाइप एरर है,
किसी रॉन्ग टाइम पर आपने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, वैल्यू एरर है, कोई इनवैलिड वैल्यू आपने अलॉट कर दी किसी वेरिएबल को, नेम एरर है, वेरिएबल जो वो फाउंड नहीं हो रहा जिसको आपने असाइन किया हुआ, तो ये वो चंद एक एक्सेप्शंस यहां पर गिवन है जो आपके कोड की रनिंग को रोकते हैं। डिफरेंस आपने याद रखना है कि एक्सेप्शन असल में कोड की एग्जीक्यूशन को नहीं रोकते, बल्कि उसकी स्मूथ एग्जीक्यूशन को, उसके फ्लो को रोकते हैं। उसके फ्लो में किसी स्पेसिफिक ऑपरेशंस पे जो है वो उसको इंटरप्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ की डेफिनेशंस है जो हम पढ़ चुके हुए हैं, सारी चीजें उसकी यहाँ पर समरी है, ये फाइल में आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो डेफिनेटली आपको रिपीट करने के लिए, इसको रिवाइज करने के लिए आसान होगी। तो दैट्स इट, यहाँ पर पाइथन की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इन्हीं के अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। होप सो सेशन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।